हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। तो फाइनली नीट 2023 हो गया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया है और वो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे और इसी साल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में स्टेथोस्कोप के लिए और एप्रन के साथ अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। पर शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अब 12th में आए हैं, अगले साल देने वाले हैं, या जो फर्स्ट ड्रॉपर्स हैं, या जो अपना एक और ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पेपर तो हो गया, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम इस पेपर से क्या लेसन्स लें, क्या गुरु मंत्र लें, क्या सीख लें कि जो अब 2024 में हमसे कोई भी हमारे सपने को दूर ना रख सके। आइए तो इन्हीं 5 गुरु मंत्र की आज बात करेंगे। नीट 2024 में जो बातें हमें ध्यान रखनी है कि भूल से भी ये भूल ना हो जाए, वो कौन सी है। स्टूडेंट, सबसे पहले समझिएगा, पूरी दुनिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि बायो का पेपर बहुत आसान आया, पूरा एनसीईआरटी से आया। आई 100% एग्री। इस साल अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी की लाइन से थे। यानी हर टीचर भी ये कह रहे हैं कि उनके नोट से क्वेश्चन आया, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नोट से ही क्वेश्चन आए, क्योंकि नोट्स में एनसीईआरटी तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर भी क्या हर स्टूडेंट के बायो में 340 प्लस स्कोरिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना। बस एक वो प्रोटीन इन राइबोसोम्स कितने होते हैं वही तो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। तो फिर क्यों नहीं हो रही है स्टूडेंट्स? पूरा साल हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, हमारे प्यारे टीचर्स ने हमें एनसीईआरटी पढ़ाई है, पेपर भी एनसीईआरटी से आया है, फिर भी क्यों नंबर स्कोर नहीं हो रहा? क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम उसे समझ नहीं रहे हैं। तो एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली पढ़ना, फिर उसे लर्न करना और कम से कम 3 to 4 टाइम्स थरली रिवाइज करना, ये मेरा पहला गुरु मंत्र है। इसके बिना भले ही पेपर एनसीईआरटी से आ जाए, बट आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो डिजर्व करते हैं, जो आपको करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, एनसीईआरटी उस समंदर की तरह है जिसमें जब आप गोता लगाओगे तो आपको मोती मिलेंगे, पर आपको डीप जाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि हर बार पढ़ने पर कुछ एक नया निकल कर आता है। एक्चुअली बड़ी ड्राई सी बुक है ना, हेडिंग, सब हेडिंग, कलर्स नहीं है, तो बड़ी रूखी रूखी लगती है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। बिल्कुल एक समंदर की तरह हमें गोते लगाकर मोती निकालने हैं और उन मोतियों से अपने जीवन को भर देना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअली पढ़ेंगे हम, फिर उसे लर्न करेंगे अपने टीचर्स के साथ, और फिर उसे कम से कम मिनिमम मैं कह रही हूं 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। ये पहला गुरु मंत्र। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली ड्रॉपर्स जो होते हैं उनका 11th वीक रह जाता है। स्टूडेंट्स, इस साल भी आप देख सकते हैं 47% क्वेश्चंस 12 से और 53% क्वेश्चंस 11 से आए थे, यानी ऑलमोस्ट 50-50। जनरली जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं या जो 12th में जाते हैं उनका 11th वीक होता है, क्योंकि किसी ना किसी कारण से समय पे राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है उन्हें, या जब तक वो सही जगह पे पहुंचते हैं, सही टीचर्स तक पहुंचते हैं, तब तक आधी से ज्यादा 11th वेस्ट हो चुकी होती है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इस कारण वो 11th वीक रह जाता है। अच्छा, 12th में आते हैं तो वहां भी 12 से पढ़ाते हैं, ड्रॉपर बैच में भी जनरली 12 से पढ़ाते हैं, तो कुल मिलाकर वो 11th हमेशा वीक रह जाता है, और वो हिस्सा वीक रहने के कारण से बहुत दुख देता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो चलो हम अच्छे से कर लेते हैं, पर ये चैप्टर्स वीक रह जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच तो कई बार लगता है छोड़ के चले जाओ यार, अब कॉकरोच तुझे क्या पढ़ूं मैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मेरा दूसरा गुरु मंत्र है, इनको इक्वल वेटेज देकर पढ़ना है स्टूडेंट्स। हमारा पूरा 11th एंड 12th बराबर स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर साल आप देखोगे 1-2% 11th ही ज्यादा होता है बजाय 12th के। हर साल 48-49% के आसपास 12th रहता है, और वही 52-53% के आसपास 11th रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरे 38 चैप्टर्स को थरो करना है। नाउ एनटीए आप कहोगे मैम यहाँ रोतलू चेहरा बनाया और आप हंस रहे हो, क्या करूं मैं। एनटीए जो है दुनिया की सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, या कहूं मैं अनप्रिडिक्टेबल बॉडी है। अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, नए नए सरप्राइज कब क्या दे दे कोई नहीं जानता। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2021 का पेपर अगर अपन देखें तो इसमें फिजिक्स बहुत टफ आया था, फिजिक्स बहुत टफ था।
तो 2022 में बच्चे लग गए थे दमादम दमादम फिजिक्स करने में, क्योंकि ज्यादातर लोगों का फिजिक्स गड़बड़ होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2022 में फिजिक्स सबसे इजी कर दिया। अच्छा, उनको मालूम है फिजिक्स बच्चा एंड में करता है, तो उन्होंने बायो लेंदी भी बना दी और बायो टफ भी बना दी थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, बायो के कई सारे क्वेश्चंस थे जो बड़े टेक्निकल थे, और बायो में सडनली AR दे दिए, बायो में सडनली स्टेटमेंट वाइज बहुत बढ़ा दिए और हवाइयां उड़ गई। 1.5 घंटे में बायो का पेपर हुआ, तो फिजिक्स जो ईजी आया उसका भी बेनिफिट नहीं मिला। अब इस साल बच्चे खूब AR और स्टेटमेंट वाइज करते रहे यही सोचकर, और 2023 में आप देख सकते हैं कि उन्होंने बायो फिर से इजी कर दी, इजी बायो। और वापस से मैंने, आपको याद है मैंने एक दिन पहले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे फिजिक्स वाला मेन चैनल पे, आपको पता है उसमें से क्वेश्चंस में से 54 एग्जैक्ट हिट्स क्वेश्चंस आए हैं। मैंने कहा था आपसे बार बार कि इस बार असर्शन रीजन कम आएंगे, पेपर लेंदी होगा, पिछले साल से कम लेंदी होगा, NCERT से आएगा, असर्शन रीजन कम आएंगे और अलग अलग टॉपिक से कॉम्बो बनाकर मैच द कॉलम्स बहुत देंगे, और वही हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस साल बायो इजी आया तो अगले साल भी आएगा। यानी मेरा तीसरा गुरु मंत्र है कि ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल चैप्टर्स, ऑल सब्जेक्ट्स मुझे कहना चाहिए हमारे थरो होने चाहिए। थरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जी हाँ, अब आप कहोगे मैम फिजिक्स कैसे टफ हम हाथ में लें, टॉप पे लाएं, वो तो हमारी बहुत वीक है, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, बायो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बायो रेस के अंदर लेकर आती है, केमिस्ट्री ऊपर चढ़ाती है, और फिजिक्स रैंक डिसाइड करती है। तो अगर आपका फिजिक्स बहुत कमजोर भी है तो आप घबराओ मत, आप जो भी अपने टीचर को फॉलो करते हो बस वो जितने क्वेश्चंस कराए उनको अच्छे से समझो। आप यहां नहीं ला सकते फिजिक्स को, यहां तो ला सकते हो, और जो टॉप पे है बॉटनी जूलॉजी उसे टॉप पे रखो। तो केमिस्ट्री को थोड़ा धक्का लगाओ, फिजिक्स नीचे से एवरेज पे लेकर आओ, और टॉप वालों को टॉप पे रखो। इसे बैलेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो हम सीखेंगे, और ये हमें करनी है। स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक सब्जेक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, हम किसी एक को वीक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता पड़ा अपन ने जो वीक छोड़ा उस साल वही इजी आ गया, और फिर अपने को दुख हुआ कि यार जो अपन सोचते थे वो तो टफ आया, वहां से इसलिए क्वेश्चन नहीं बने, और जो अपन छोड़कर गए थे, कमजोर करा था अपन ने, वो इजी आ गया, तो बाकियों को वहां से बेनिफिट हो गया और मैं रह गया। तो ये काश, ये रिग्रेट्स नहीं चलेंगे। नाउ सरप्राइज की अगर मैं बात करूं, इस साल बड़े सरप्राइज थे। जैसे माइक्रोब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि हर साल मैं भी बोल रही थी, मैंने भी बोला था स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन में से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड और लाइपेज, वो जो एंजाइम्स है वहां से क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इतना बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं आया। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर वाला जो पार्ट है एंजाइम में से, वहां से 2 क्वेश्चन बना दिए मैलोनेट के। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने वो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाला टॉपिक छोड़ा तो उसके 2 क्वेश्चन सीधे उड़ गए। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न जो है, चाहे वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, मैच द कॉलम्स, ये भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, और किस चैप्टर से कब कितने क्वेश्चन आ जाएंगे ये भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 4-4 क्वेश्चन आ रहे थे पिछले सालों में, इस बार सडनली उन्होंने 2 ही क्वेश्चंस कर दिए। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। यानी अगेन मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि पूरे चैप्टर्स को हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें हर सरप्राइज के लिए तैयार रहना है। एनटीए तुम सरप्राइज लेकर आओ, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकर आओ अगला सरप्राइज, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, हमें ये करना है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, हमें एमसीक्यूज करने हैं, हमें असर्शन रीजन करने हैं, हमें स्टेटमेंट वाइज करने हैं, हमें मैच द कॉलम्स करने हैं, हमें ये सब करना है। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजेदार देखिए आप, हर साल ह्यूमन फिजियोलॉजी से दिमाग लगाने वाले 2-3 क्वेश्चन आते थे। इस बार केवल एक वो जो ADH ANF वाला है वहां थोड़ा आपको सोचना पड़ा होगा, समझना पड़ा होगा, बाकी थ्योरी बेस्ड पेपर ज्यादा कर दिया। तो कभी एनालिटिकल बेस कर देते हैं, कभी थ्योरी बेस कर देते हैं। तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस बार आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां ये ध्यान आपके सारे टीचर्स देंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको भी ये ध्यान रखना है कि ऑल टाइप ऑफ MCQs हमें प्लान करने हैं, हमें प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथिया जिसने हमेशा साथ निभाया है, ये यूनिट्स आप देख सकते हैं। सेल यूनिट वाले में जो तीनों चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, उससे 11 क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगातार 12-13 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी रहा है वो ट्रेंड।
प्लांट फिजियोलॉजी से भी 10-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी वो ट्रेंड रहा है। जेनेटिक्स से देखिए इस बार भी मॉलिक्यूलर बेसिस से 8-9 क्वेश्चंस आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 4-5 यानी तकरीबन 14 क्वेश्चंस आए हैं। बायोटेक से इस बार, बायोटेक एप्लीकेशन से थोड़े कम आए हैं, बट कुल मिला के 7-8 क्वेश्चंस आए हैं। और इकोलॉजी से लगातार 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ये जो यूनिट्स हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये यूनिट्स पहले टिप्स पर कर लेना, क्योंकि इन 6 यूनिट से मिलाकर 70 क्वेश्चंस यानी 70% पेपर आ रहा है। 70% पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है मेरे 5 गुरु मंत्र। एनसीईआरटी एक एक वर्ड थरो करना है, समझने के बाद फिर लर्न करके रिवाइज करना है। 11th-12th टोटल इक्वल वेटेज देना है, हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तीनों सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग करनी है, घबराना नहीं है। आपके सारे टीचर्स आपके साथ है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करो, बिल्कुल होगा। और ये यूनिट्स जो हैं ये मुट्ठी में होनी ही होनी चाहिए। पढ़ना तो सब है, बट ये हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ आपको, इस बार बॉटनी सेक्शन में भी कुछ जूलॉजी के क्वेश्चन आए थे और जूलॉजी सेक्शन में काफी सारे बॉटनी के क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल मैं बात करूं तो बॉटनी का पोर्शन ज्यादा होता है हमेशा, और बॉटनी में ही स्टूडेंट्स को डर लगता है, बॉटनी ड्राई लगती है, बट नहीं स्टूडेंट्स, बॉटनी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। जूलॉजी जनरली स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हमें मजे भी आते हैं, हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, फिजियोलॉजी हो गई, एक बस थोड़ा इवोल्यूशन में भी वैसे मजे आते हैं। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से जरूर कुछ स्टूडेंट्स को डर लगता है, कॉकरोच पढ़ने में थोड़ी सी मौत आती है बोलना चाहिए, बट अदरवाइज जूलॉजी काफी इजी लगती है। पर बॉटनी से जनरली स्टूडेंट्स को डर होता है। तो आप लोगों ने जरूर मैराथन वगैरह देखा होगा जहां पर हमने बड़े मजेदार तरीके से, हम ट्रिक से सब कुछ लर्न करते हैं। बॉटनी को वीक नहीं छोड़ सकते हैं, बॉटनी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, तो बस आई होप कि ये सारी लर्निंग्स आप जहां पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 2024 में ये आपके काम आएंगे और आपसे अब कोई गलती नहीं होगी। नए जोश के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी नई जर्नी को शुरू करेंगे और अपना सपना, इस स्टेथोस्कोप को कमाने का, उसे जरूर पूरा करेंगे। मेरा सारा प्रेम, मेरे सारा आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।